हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी और 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस को अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है उसको आज शुरू करेंगे, और एक ही वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीईआरटी थ्रू। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी और लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। ये है आपका 10वीं कक्षा की किताब। अब ये जो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी, और प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता का क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सेकंड है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पे कूट की सहायता से हमें आंसर देना है। तो क्या होगा कि केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारें के रूप में सत्ता का बंटवारा जो है वो क्षैतिज रूप में न होकर कैसा होता है, क्षैतिज रूप में न होकर यानी कि हॉरिजॉन्टल न होकर ये वर्टिकल प्रकृति का होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सेकंड वाला जो हो जाएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को पूरा करते हैं। कौन सा? तो ये ऑप्शन ए। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो कथन फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यानी कि ये ए वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। तो कौन करता है? तो ये फर्स्ट वाला जो है वो आपको निरूपित करता है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए इसमें जो है मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को करवा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से वो बीपीएससी टीआरई 4 पॉलिटिकल साइंस 11th 12th। तो इसके लिए बेसिक जो है समझ ज़रूरी है। तो इसके बाद ही हम लोग आगे चल कर के जो आपका आएगा राजनीतिक सिद्धांत पे वीडियो, जो पॉलिटिकल थिंकर जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो या फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, तो उसके यूनिट 12 है, उस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि 6 to 12 एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका संघवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न। किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है? तो ये संघवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है ना? तो कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। तो ये तो विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। फिर सेकंड आपका क्या कर रहा है कि कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। तो ये भी संघीय व्यवस्था की विशेषता है, सेकंड वाला भी। थर्ड क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता है संघीय व्यवस्था की। फोर्थ है कि राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाब दे। ये जो हो गया आपका चौथा, ये संघीय व्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है। तो जवाब इसके प्रति, जैसे कि राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये कौन सी व्यवस्था है? तो एकात्मक व्यवस्था की ये विशेषता है। किसकी? तो एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था जो है उसकी ये विशेषता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये जो है सी वाला ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? ये भी संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। थर्ड जो है आपका, ये है आपका केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित प्रश्न। कौन सा है?
केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित यह आपका प्रश्न है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिसप्रिंट है, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसकी बंटवारे की बात हो रही है? तो सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बदलाव के लिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी। तो ये तो नहीं होगा, इसके लिए आवश्यक शर्त ये नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होगा, मिसप्रिंट है, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सी क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? तो विशेष बहुमत के साथ साथ एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, है ना। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक क्या है? तो संसद के दोनों सदन जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। तो डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है। और ये जो है 368 अनुच्छेद जो है 368, इसके तहत ये जो है, इसके अनुसार ये ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, क्या पूछ रहा है? प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जो है कौन सा सही नहीं है? ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे क्या पता करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। तो ये जो है वो आपका सही है कि स्थानीय स्वशासी निकाय जो है उसको नियमित रूप से करना, चुनाव करवाना जो है वो संवैधानिक बाध्यता है। तो ये करेक्ट है। सेकेंड आपका क्या कह रहा है कि 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 पद किसके लिए आरक्षित है? तो यहाँ पे 1/3 पद जो है आपका किसके लिए आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए, ये पद की बात यहाँ करें तो ये भी आपका करेक्ट है। और थर्ड क्या कह रहा है कि हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था, एक ऐसी संस्था है, तो स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो ये भी करेक्ट है आपका। 4 क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। तो ये रॉन्ग है। तो स्थानीय स्वशासी निकायों में सत्ता में भागीदारी जो है हर राज्य में क्या है? समान नहीं है, भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रत्येक राज्य का जो है वो अपना अलग अलग सत्ता में भागीदारी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो चौथा रॉन्ग है, यानी कि डी, केवल 4 जो है आपका वो सही नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित प्रश्न, है ना। इसमें क्या है कि आपका दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है। तो जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है कि जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे आपको सही कथन पता करना है। तो क्या है कि 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कितना था 933 से बढ़कर कितना हो गया 943, है ना। अतः इससे क्या देखा जाएगा कि कथन 1 जो है आपका यह सही है। यहाँ पूछ रहा है सही कथन कौन सा है। सेकंड क्या कह रहा है कि 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात, यानी कि शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष तक की आयु में कमी दर्ज की गई है, जो 987, यहाँ वृद्धि है लेकिन क्या दर्ज की गई है तो कमी। तो 900 कितना था 27 से घट कर के कितना हो गया
तो 919। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष, कितना, प्रति 1000 यानी कि 1000 पुरुष, है ना, पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है, स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर इसकी गणना की जाती है। किसकी गणना? तो लिंगानुपात की गणना। समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। अब यहाँ पे है आपका कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। किससे संबंधित प्रश्न है? तो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ कहाँ महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज और नगर पालिका में। तो जो है यहाँ पे पंचायती राज और नगर पालिका यानी कि 3 और 4, तो बी वाला कूट जो होगा वो, तो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण नहीं किया गया है। इन दोनों में आरक्षण का प्रावधान अभी तक महिलाओं के लिए नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थानों के लिए आरक्षण की मांग उठाई गई और इसके लिए 108वां संशोधन, कौन सा संशोधन? तो 108वां संविधान संशोधक विधेयक जो है वो कब पेश किया गया था? तो 2008 में इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसे राज्यसभा में 6 मई 2008 को पेश किया गया। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन ये विधेयक जो है वो पारित नहीं हो सका। फिर इसको क्या किया गया कि विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को विधेयक पारित कर दिया, किंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और 15वीं लोकसभा का 2014 में विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधेयक जो है वो क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। और पंचायती राज में जो है 33% आरक्षण, न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो 50% आरक्षण तक बढ़ा सकती है। कितना आरक्षण? 50% आरक्षण तक बढ़ा सकती है। तो ये अपना अपना राज्य पे निर्भर करता है विधानमंडल। तो इस दृष्टिकोण से ये जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं में। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7वां, देखते हैं। ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ सही कथन आपको पता करना है। ठीक है, सही कथन तो ये तो सही है कि संविधान जो है उसमें किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और सभी धर्म क्या है? यहाँ बराबर है। सेकंड क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। थर्ड वाला भी आपका करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये चारों कथन सही है। तो भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, सबको जो है धर्म पालन करने, प्रचार करने, ये सब की आज़ादी दी गई है। और इसके आधार पर क्या होता है कि किसी से भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों के चारों वो आपके सही हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं और उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? बहुत अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं भारत में, तो यहाँ पे इसको अनुपात में बताया गया है कि कैसे है। तो अभी तक 2011 के जनगणना के अनुसार ही जो है वो इसकी गणना की गई है, अनुपात में इसको बताया गया है।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ सिख है, दो ऑप्शन में, दूसरा में ईसाई है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलग अलग आपका आएगा। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो पहले आएगा आपका ईसाई, है ना, फिर सिख, बौद्ध और तब जैन है। अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदू की बात अगर किया जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे, हिंदू में पाएंगे कि 79.8% ये रहा आपका हिंदू का। और मुस्लिम का कितना हो जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ ईसाई और सिख है। तो इस दृष्टिकोण से आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मुस्लिम का आपका हो जाएगा 14.2%, है ना। और ईसाई का हो जाएगा, ईसाई का कितना होगा, यहाँ पे ईसाई है, मैं इसके ऊपर में ही लिख देती हूँ ईसाई का कितना % हो जाएगा। तो ईसाई का आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.3%। ईसाई का कितना हो जाएगा, 2.3%। फिर यहाँ सिख का हो जाएगा 1.7% सिख का, ठीक है। अब है बौद्ध का आपका हो जाएगा 0.7%। बौद्ध का कितना हो जाएगा, 0.7%। और जैन का हो जाएगा 0.4%, ठीक है। तो इस तरह इसका जो है जनसंख्या के आधार पे यहाँ अनुपात बताया गया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यह महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। सेकंड है कि धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से था। कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन है दिए गया 4 के, इसमें से कौन सा जो है वो सही है। तो केवल एक क्या हो जाएगा, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। तो इस संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। किससे था, कि नैतिक मूल्यों से इनका मतलब था, नैतिक मूल्यों से। जैसे उन्होंने बात की थी कि राम राज्य की बात की थी, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने श्री राम भगवान का नाम लेकर के राम राज्य स्थापित करना वो चाह रहे थे। वो हमेशा से नैतिक मूल्यों की बात करते थे जो सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है ना। नैतिक मूल्य में सारे धर्म आ जाते हैं, उनका मतलब सिर्फ हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से नहीं था। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो सही हो जाएगा। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जो जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे है फेडे कोड का संबंध है, किससे है फेडे कोड का संबंध, तो ये है पानी के निजीकरण, पानी के निजीकरण के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, है ना। कौन सा, फेडे कोड। तो फेडे कोड दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया, कौन सा देश, तो ये दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका में, एक सेकेंड, साउथ अमेरिका का एक देश था बोलिविया। कौन सा देश था, बोलिविया का एक संगठन है जिसका उद्देश्य था कि सर्व सामान्य हितों की रक्षा करना। फेडे कोड ने बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वहां की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। और इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे इस संगठन में। और जो है आपका ये पर्यावरण आंदोलन जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं ग्रेट बेट आंदोलन से संबंधित है, इसलिए नहीं होगा ये। और इसमें क्या था कि एक ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नेता वंगाड़ी मथाई को वर्ष 2000 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 7 पार्टी अलायंस क्या है, 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है, किस दक्षिण एशियाई देश से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका संबंध किससे है, तो नेपाल से है। तो 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ कि अप्रैल 2006 में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा, कब, तो 2006 में, ठीक है, 2006 में संसद के जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन बनाया एवं बंद का आह्वान किया, बन गया एवं उसका बंद का आह्वान किया। फिर क्या हुआ कि 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा मांगों के मानने के बाद इस गठबंधन का अंतिम सरकार का गठन किया गया। और बाद में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री वहाँ नियुक्त किया गया। कहाँ, तो नेपाल में। और भारतीय फिल्म अभिनेत्री जो मनीषा कोइराला है वो वहीं से संबंधित है, नेपाल से। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। ये दबाव समूह से संबंधित प्रश्न है। कौन सा कथन जो है वह सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिश। सेकेंड ऑप्शन कि राजनीतिक पार्टियों को के समान इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष, कैसे, तो सत्ता पे प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का होता है। ये दबाव समूह से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो इसमें हमें सही कथन को चूज करना है। तो बतौर संगठन सरकार जो है नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी नहीं करते हैं। दबाव समूह जो है न उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं न उनका जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और फर्स्ट वाला क्या आता है, बतौर संगठन जो है ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की ये कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कूट 1। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 14। राजनीतिक दलों से संबंधित यह प्रश्न है। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इस पे गौर करेंगे कि अगर पूछ क्या रहा है कि सही है नहीं है, इस पे सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग आराम से कूल होकर के पढ़ेंगे। सही नहीं है। फर्स्ट है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं तो करेक्ट है, सही है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका सही है। थर्ड है कि ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। फोर्थ डी क्या कह रहा है कि ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हित में काम करना होता है ना, सामान्य हित में काम करना होता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में काम करते हैं। तो ये दबाव समूह से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दलों से संबंधित ये नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इसमें भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा दल जो है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहला। सेकंड है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे जो है अभी तक राष्ट्रीय दल के रूप में जो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता मिली हुई है। भारत में कहाँ, तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल को जो है उसको मान्यता मिली हुई है। तो बहुजन समाज पार्टी को भी मान्यता मिली हुई है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, कौन सा,
मार्क्सवादी, इसमें मार्क्सवादी इंक्लूड नहीं किया गया है, मार्क्सवादी को भी मान्यता मिली हुई है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बहुजन समाजवादी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, किसको? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको जो है मान्यता मिली गई है, यानी कि ए वाला ऑप्शन। यहाँ है बहुजन समाज पार्टी, इसको राष्ट्रीय दल में मान्यता मिली हुई है। ठीक है, कौन से दल या दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये प्रश्न है आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6%, ध्यान में रखें कितना, तो 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करना है किसी भी राजनीतिक दल को, तो लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें जो कुल वैध मत जो पड़ता है, तो कुल वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कितना %, तो 6% प्राप्त होना चाहिए और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। तो ये सही है आपका। सेकंड क्या करा है कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का, इसमें भी 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। तो ये दोनों जो है आपका ये सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सही है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये भी राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा प्रावधान नहीं है, तो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून कौन राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए कौन से प्रावधान नहीं है, कौन से प्रावधान नहीं है, तो दल बदल विरोधी कानून ये जो है हो जाएगा आपका नहीं है। फिर पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा, किसके द्वारा, तो यहाँ में स्प्रिंट है, उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों के ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र की अनिवार्यता। थर्ड है सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी। उसके बाद 18 में है राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की अनिवार्यता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तो 4 वाला है कि इसमें जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो ये चौथा प्रावधान जो है ये नहीं किया गया है और तीसरा प्रावधान जो है यहाँ पे तीसरा प्रावधान ये जो है ये नहीं किया गया है, बाकी ये दोनों प्रावधान किए गए हैं सुधार के लिए। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट हो जाएगा आपका कि इसने कमज़ोर वर्गों के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये नहीं होगा। इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। कैसे आर्थिक असमानता को समाप्त किया है, आर्थिक असमानता जो बनी हुई है। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त किया है। तो ये आपका सही है। इसने लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया है। तो ये भी क्या हुआ कि लोगों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज भी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस क्लास
10th क्लास की एनसीईआरटी का ये लास्ट प्रश्न है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैंने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है और यह जो है आपका लास्ट प्रश्न है। 1-2 बार इसको पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फर्स्ट कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधि के समक्ष समानता, व्यक्ति की गरिमा और बहुसंख्यकों का शासन। तो ये जो है बहुसंख्यकों का शासन जो है यह विकल्प सही नहीं है लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए और व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। तो ये तीनों सही है, ये जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो आज जो है हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट किए हैं एक ही वीडियो में, और आपका जो अगला वीडियो आएगा वो क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी में 2 बुक है, तो उसी दोनों में से हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे हम लोग इसी तरह जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।